A very good morning, one and all. Hi guys, my name is Shom Sarate, and today we are going to learn a new chapter. It is of class 9, and the name of the chapter is Force and Law of Motion. Okay, so guys, without wasting the time, we are going to start this chapter. The name of the chapter is Force and Law of Motion. It is a chapter of class 9 of science textbook. है ना? So the first point is given that what is balance and unbalanced force. It is given here na. In the previous classes you have seen that the definition of force. So in this lecture first I am telling you what is force na, because the name of the chapter is force. So what is force? A push or pull acting on a body, which tends to change the direction, velocity, its speed, its shape, its size is called force. What is force? A push or pull acting on a body which tends to change the velocity, direction, shape and size of the object is called force, है ना. इट इज इन सिंपल डेफिनेशन में हमने देख लिया कि फोर्स क्या होता है. फोर्स कुछ नहीं होता, एक पुश और पुल होता है. यदि आप किसी एक बॉडी में पुश या फिर पुल करोगे, क्या करोगे? पुश या फिर पुल करोगे. जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके अपन देखते हैं. यदि व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके अपन देखें यहाँ पर, तो क्या होता है. हम यहाँ पर देखते हैं, व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके देख रहे हैं. ये पुश और पुल, सपोज हमने एक ये बॉडी ड्रॉ कर ली. अब यदि क्या कर रहे हैं हम इसमें, इस तरफ से देखो आप पुश कर रहे हो इसको, और इस तरफ से क्या करोगे आप उसको पुल करोगे. ये समझ लो पुल कर रहे हो आप, एक ये हुक लगा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहे हो आप इसको पुल कर रहे हो. ठीक है. तो पुश और पुल जो लग रहा है बॉडी में, जिसके कारण क्या हो रहा है, यदि ये रेस्ट में है, इफ़ इट इज़ इन रेस्ट, तो किस में आ जा रही है? मोशन में आ जा रही है. यदि ये मोशन में है, यदि ये बॉडी मोशन में है, आप फोर्स लगा रहे हो तो किस में आ जा रही है? रेस्ट में आ जा रही है. तो क्या हो सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है ना. यदि वो रेस्ट में तो किस में हो जाएगा? इट इज़ इन मोशन, देन इट कम इन मोशन. इफ अ बॉडी इज इन मोशन, देन इट कम इन रेस्ट. सो इट इज़ because of force that we are applying on a body. And the second thing is this: force change the velocity of the object. Definitely, if a object is moving with 5 meter per second speed, if an object is moving with 5 meter per second speed, then force can either decrease or increase the velocity of an object. It is the work of the force. And the second thing, what the force do? The force will change the direction of an object. Suppose if an object is moving in a straight line, then force can change the direction of an object. यदि हम बोलें यहाँ पर बताएं, ये जो ऑब्जेक्ट है कैसे चल रहा है, यदि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है. अब ये इधर से इधर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होता जाएगा? चेंज होते जाएगा. ये किसके कारण चेंज होते जा रहा है? ये फोर्स के कारण चेंज होते जा रहा है ना. तो फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज करता है. तीसरी चीज़ क्या देखते हैं हम? फोर्स क्या कर सकता है? तीसरी चीज़, फोर्स क्या करेगा यहाँ पर, यदि हम देखें तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स दूसरी चीज़, फोर्स क्या कर सकता है? शेप और साइज में चेंज कर सकता है. समझो आपका ये आटा है, अभी आपने क्या करा, इसमें फोर्स लगा रहे हो. क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो. तो फोर्स क्या करेगा? इस आटे का पोजीशन को चेंज कर देगा. फोर्स लगाए तो आटे का पोजीशन कुछ ऐसा हो गया. आपने देखा हुआ घर में जो आटे को मम्मी पफ करती हैं, या फिर कुछ भी फॉर्म हो गया, आप उसको दबाते हो तो क्या हो जाता है? फोर्स लगाने से शेप और साइज़ में चेंज हो जाता है. ये तीन चार चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. फोर्स क्या कर सकता है? सबसे पहले तो कोई भी बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में ला सकता है. यदि बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है. देन द सेकंड थिंग इज फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज the velocity of an object. It is the work of the force. Then the third thing is force can change the direction of an object. If an object is moving in a particular direction, then by applying force we can change the direction of an object. Then what is the fourth point? Fourth point, force can change the shape and size of an object. Okay, the maintaining of shape and size, it is because of the force. By applying force we can change the shape and size of an object that we have seen. Okay guys, चलो फिर से आते हैं अपने पीपीटी पर आ जाते हैं. फोर्स का ये चीज़ें अपन ने देख ली है. अब यहाँ पर फिर से पीपीटी में आ जाते हैं. अपन क्या देख रहे थे? फोर्स के बारे में देख लिया. अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि फोर्स होते कितने टाइप के हैं. फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ें देखते हैं. हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फोर्स का पढ़ लिया. अब फोर्स के टाइप पढ़ते हैं, फोर्स होते कितने टाइप के. तो मेनली फोर्स को दो टाइप में रिप्रेजेंट करा है. एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स. सो बैलेंस फोर्स को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? बैलेंस फोर्स क्या होता है? द नेट फोर्स इज when two or more force are applied on the same object and at the same time the applied force combined are called balance force. ठीक है. what are balance force? The net force
is when two or more force are applied on the same object at the same time. The applied force combined are called बैलेंस फोर्स और नेट फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स, द फोर्स फर्स्ट अप्लाई इन वन डायरेक्शन प्लस द फोर्स यू अप्लाई इन सेकंड डायरेक्शन आर एडेड टुगेदर बिकॉज द फोर्स आर इक्वल एंड बैलेंस, सो दिस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ठीक है, होता क्या है बैलेंस फोर्स, कैसे बता सकते हैं हम बैलेंस फोर्स, जिसे हम बता रहे हैं क्या होता है बैलेंस फोर्स। यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, यहीं पे समझा रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, आप इस डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हो, कितने का लगा रहे हो आप, 5 न्यूटन का लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, 5 न्यूटन। इफ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन वन डायरेक्शन एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइंग in on another direction, if the 5 newton force is applying on another direction, then the direction of force is different but the magnitude of force is equal, then it is not possible to move that object। क्यों, क्योंकि देखो बॉडी में इस तरफ से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, इस तरफ से भी 5 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या हो जा रहा है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स आ जा रहा है, क्या जा रहा है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या हो रहा है, अब ये बॉडी मूव नहीं करेगी, क्या करेगी, मूव नहीं करेगी, वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, स्टेशनरी पे रहेगी। तो ये जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, रुका हुआ है, और इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या हो जाता है, बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स आ जाएगा, ये बैलेंस फोर्स आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट दिया, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, क्या होता है अनबैलेंस फोर्स, हम समझ सकते हैं a force is applied in one direction and either another small or large force is applied in the opposite direction or no force is applied at at all in the opposite direction. What is unbalanced force? Unbalanced force is generally the force which is unequal in magnitude, and this force, the force that we are applying on a body is opposite in direction. Yes, that is the point is same, the force will be opposite in direction, but this time the magnitude is but the magnitude is different of both the object। ठीक है, the magnitude is different है ना from both the side। कैसे होगा, सपोज दैट यू आर ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट, इफ यू आर अप्लाइंग ए 10 न्यूटन फोर्स ऑन वन साइड एंड 5 न्यूटन फोर्स ऑन अनदर साइड, नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। ठीक है, बट द डायरेक्शन इज, हाँ इन दिस द डायरेक्शन इज ऑल्सो अपोजिट, सो वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सो हमने देखा हुआ इसमें क्या होता है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप डिफरेंट डायरेक्शन में। अब जिसका फोर्स ज़्यादा लग रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन से फोर्स ज़्यादा लग रहा है उस डायरेक्शन पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। अब अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, रिमेंबर रखना, अनबैलेंस फोर्स में जो फोर्स लगता है वो एक साइड का क्या होता है, या तो छोटा होता है या तो बड़ा होता है। ठीक है, इधर पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है, इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड वी कैन मूव द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब जैसे हम बात करें किसी भी चीज़ को यदि आप मूव कर रहे हो तो उसमें क्या लग रहा होगा, अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा। उसी के कारण क्या करता है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। यदि वो रेस्ट में है तो किस में आ जाएगा, वो स्टेशनरी में जाएगा। तो वो फोर्स जो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, द फोर्स विच हैव ए डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट अप्लाइंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, सच ए फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। सिंपल डेफिनेशन में बता दिया। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और दूसरी चीज़ इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिफरेंट होता है, एक का कम होता है एक का ज़्यादा होता है, और जिसके कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है अपनी पोजीशन से, तो ये वाला फोर्स अनबैलेंस फोर्स होता है। ठीक है गाइस, अपन ने देख लिया बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यही चीज़ें गैलीलियो ने देखी सबसे पहले कि भाई ऑब्जेक्ट कोई रुका हुआ है, आप फोर्स लगा रहे हो तो कैसे मोशन में जा रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा के उसको रोक सक रहे हो। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से रुक जा रहा है, किस तरीके से चल दे रहा है, ये सब गैलीलियो ने देखा। तो गैलीलियो ने अपने स्टडी करा, कुछ लॉ दिए। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, गैलीलियो ने ये बोला था कि भाई कोई भी मोशन को, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स जरूरी होता है। यदि आप उस ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ये गैलीलियो ने बोला। तो इसके भी आप लोगों ने क्या बताया, एक दूसरा फोर्स और बताया था जिसका नाम क्या दिया हमने, फ्रिक्शन फोर्स दिया। फ्रिक्शन फोर्स क्या था, फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट बिटवीन द टू बॉडी, एंड दिस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे हम बात करें, यदि एक ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर मैं पीपीटी के बिहाफ पे समझाऊँ क्या, ओके, ये वाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ मैं आपको। एक मिनट गाइस, वेट। हम्म, जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, सपोज कर रहा हूँ मैं कि ये मेरी बॉल रखा हुआ है, मेरी ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है, मैंने बॉल रखा हुआ और ये क्या है, अपना एक ग्राउंड है।
तो क्या होता है, ये जो बॉल की सरफेस पे, ये बॉल की सरफेस आप देख रहे होगे और ये ग्राउंड देख रहे होगे, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक फोर्स आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा, एक फोर्स आ रहा होगा। उसको क्या बोलते हो आप, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हो। क्या बोलते हो, FRICTION, क्या बोलोगे आप इसको, फ्रिक्शन फोर्स बोलोगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स विच एक्ट बिटवीन द कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडी एंड दिस फोर्स विल ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए क्या होता है, ये बॉल आपने रखा हुआ तो वो स्टेशनरी है भाई, आगे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स किसी दो सरफेस के बीच में आता है और जनरली क्या करता है, ये मोशन को अपोज करता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में आने से रोकता है। ये वाला फोर्स क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। तो गैलीलियो ने यही बोला था कि भाई ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसी के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाता। और इसी का नाम उसने क्या दे दिया था, एक तरीके से बैलेंस फोर्स दे दिया था। मतलब क्या हो रहा था, इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे थे, जिसके कारण ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, है ना। और जनरली क्या होता है, हम उसको फ्रिक्शन फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको फ्रिक्शन फोर्स से। यदि फ्रिक्शन फोर्स जितना ज़्यादा रहेगा, अपन को उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब अपना फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। इफ अवर फोर्स will more than the friction force, then the object will move। ठीक है, तो for the motion of an object it is compulsory that our force will always be greater than the फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, हमारा फोर्स क्या होना चाहिए, हमेशा फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, जब भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूटन ने कुछ लो दिए थे। यहाँ पर न्यूटन के 3 लो होते हैं, इसी को न्यूटन ने पढ़ा कि किस तरीके से बॉडी मूव करेगी, किस तरीके से बॉडी रुकी हुई है, उसमें मोशन में क्या दिक्कत आ रही है, बॉडी कैसे मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यदि आप फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी कैसा होगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, कहाँ पर लग रहा होगा फोर्स, तो ये सब न्यूटन ने स्टडी करा। तो न्यूटन का जो पहला लॉ था, द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इट से दैट इफ ए बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन इन रेस्ट, और इफ ए बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन इन मोशन until an external force is not applied on it। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। क्या बोलता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ने ये एक्सप्लेन करा, यदि कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो क्या करेगी, वो हमेशा रुकी हुई रहेगी। और यदि बॉडी मोशन में रहेगी तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहिए, until an external force is not applied on it। ये न्यूटन का पहला लॉ था। ठीक है, और इसी लॉ को क्या बोला न्यूटन ने इसी लॉ को बोला लॉ ऑफ इनर्शिया। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अभी फर्स्ट लॉ अपन देख लेते हैं, क्या बोला है न्यूटन ने। फर्स्ट लॉ बोला है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन एन अनबैलेंस फोर्स। वही चीज़ें मैंने बोला, यदि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस में रहना चाहेगा, मोशन में रहना चाहेगा। मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कब तक, जब तक आप उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे हो। जैसे ही आप किसी एक ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। आपने देखा था, मैंने बताया था आपको, अभी पहले ही बोल दिया था मैंने, फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स वेलोसिटी में चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, उसके शेप और साइज में चेंज कर सकता है। ये चीज़ें देख लिया था। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे एक्सप्लेन करा गया, वेलोसिटी के बिहाफ पे एक्सप्लेन करा गया है। यदि फोर्स कैसा लग रहा है, आपका इक्वल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन आपका अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के स्टेट में। रेस्ट में तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। फिर क्या बोला है उन्होंने, that explain you an object at rest will stay at rest and an object in motion will stay in motion at constant velocity unless acted unbalanced force। ये वही चीज़ एक्सप्लेन करा हुआ है, ये फर्स्ट लॉ था। अब इसको क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोल सकते हैं ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन क्या करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है, देखो यदि कोई, ये एक बॉडी है, ये हम बॉडी मान ले रहे हैं। यदि इस बॉडी में अभी फोर्स कितना आ रहा है अपना, ये जो हमारा फोर्स है 0 है, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये बॉडी की क्या टेंडेंसी रहेगी कि ये रुकी रहे, ये चलेगी नहीं, हमेशा रुकी हुई रहेगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। यदि ये बॉडी चल रही है मोशन में है, किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड हम ले लेते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। यदि ये वेलोसिटी मोशन में है, ये बॉडी मोशन में, तो क्या चाहिए, मोशन में ही रहना चाहिए, है ना, 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी ये। लेकिन जब आप इसमें एक कोई सा अनबैलेंस फोर्स लगा दे रहे हो, आप कुछ भी फोर्स लगा दे रहे हो आप, तो क्या होता है, इस बॉडी के स्टेट में चेंज हो जाता है। यदि रेस्ट में तो मोशन में जाएगी, और मोशन में तो रेस्ट में जाएगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया मैं आपको बता दे रहा हूँ, इधर पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन में लिख देता हूँ यहाँ पर। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज़ द PROPERTY, it is the property of a body
इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी which which restrict restrict which restrict or oppose the causes which produce it, which PRODU which produce it. ठीक है, क्या होता है व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी विच अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस, और in another definition we can say that it is the tendency of a body which always oppose the motion of an object. मतलब क्या होता है इनर्शिया? क्या होता है इनर्शिया? एक बॉडी की टेंडेंसी होती है जिसके कारण क्या करती है, जो भी उसके स्टेट में चेंज आ रहे हैं उसको रोकती है वो। यदि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है, इनर्शिया का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। यदि मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, हमेशा बैठा हुआ रहूँ, ठीक है। यदि मैं चल रहा हूँ तो मेरी बॉडी क्या चाहेगी, हमेशा चलते हुए रहे। ये क्या होती है, टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की। यदि एक बॉल हम सपोज कर लें, बॉल सपोज कर लें, यदि बॉल रखी हुई है ग्राउंड पे, तो वो क्या चाहेगी कि मैं रुकी रहूँ, हमेशा ग्राउंड पर ही रही हूँ, उसी पोजीशन में रहूँ जिस पोजीशन में है। यदि वो बॉल चलती हुई जा रही है, बॉल जैसे फुटबॉल चल रही है मोशन में, तो वो क्या चाहेगी कि वो हमेशा मोशन में ही रहे। कब तक मोशन में रहने की चाहेगी, या फिर कब तक रुकी रहेगी वो, जब तक उसमें कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है ना। जिसे ही आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो आप क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज कर सकते हो। यही फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया और यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हुए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, किस तरीके से होता है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कि क्या क्या होते हैं। जैसे इस पीपीटी में दिया नहीं हो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बुक में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो, बुक में स्टडी कर सकते हो। तो पहला दिया हुआ है, यदि क्या होता है, आप जैसे बस में बैठे हो गए, आपने एक्सपीरियंस करा होगा, यदि ड्राइवर एकदम से कार को स्टार्ट कर देता है या फिर बस को स्टार्ट कर देता है, तो आप कैसे होते हो, सामने की तरफ गिर जाते हो। और यदि वो ड्राइवर क्या करता है, उसकी बस चल रही है और एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देता है, तो यू मूव बैकवर्ड। तो ये भी क्या होता है, ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, ड्यू टू द इनर्शिया, है ना। ये सब इनर्शिया के एग्जाम्पल होते हैं। तो होता कैसे है, जैसे मैं बताऊँ आपको, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैसे होता है, समझो यहाँ पर क्या है, ये बस है और ये आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ये आप बैठे हुए हो और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ड्राइवर भी है, बस चला रहा है। अब क्या हुआ, आपको पता है यदि बस रुकी हुई है तो आपका लोअर पार्ट क्या है, रुका हुआ है, बस के कांटेक्ट में है, और ये भी किस में है, रेस्ट में है। आपका लोअर पार्ट क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि बस भी रेस्ट में है। अब क्या होता है, ये ड्राइवर सडनली स्टार्ट कर दिया, तो सडनली स्टार्ट करा तो क्या हो जाएगा, आपका बस चलने लगेगी, आगे की तरफ चलने लगेगी, मतलब बस किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। और आपका लोअर पार्ट भी किस में आ जाता है, एकदम से मोशन में आ जाता है। क्या जाएगा, मोशन में जाएगा। लेकिन हमने इनर्शिया के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा है कि हम क्या कर सकते हैं, मोशन को अपोज करते हैं। हम क्या करेंगे, मोशन को अपोज करेंगे, मतलब जो हमारा स्टेट है हम उसी में रहना चाहेंगे। तो जिसके कारण क्या होता है, आपका ये जो लोअर पार्ट रहेगा ये क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। और जिसके कारण आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आपका ये एब्डोमेन पार्ट ऊपर वाला, तो ये क्या जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए बस एकदम से चलती है तो आप कैसे आते हो, एकदम से सामने की तरफ गिरते हो आप। तो ये फर्स्ट लॉ मोशन के कारण होता है, यही इनर्शिया का होता है। दूसरी चीज़, यदि बस किस में है, यदि अपन बात करें बस किस में चल रही है, मोशन में चल रही है। यदि बस ये जैसे हम ये कर लेते हैं, ये बस किस में है, ये आप बैठे हुए हो यहाँ पर और यहाँ पर बस है। यदि बस मोशन में है तो आपका लोअर पार्ट क्या रहेगा, बस के साथ मोशन में रहेगा। और आपका अपर पार्ट किस में है, रेस्ट में। आपको ऊपर वाला पार्ट तो रेस्ट में है, लेकिन लोअर पार्ट क्या है, मोशन में। अब ये जो ड्राइवर होता है सडनली ब्रेक को अप्लाई कर देता है। जब जो सडनली ब्रेक को अप्लाई करेगा तो आपका ये जो लोअर पार्ट रहेगा ये किस में जाएगा, रेस्ट में जाएगा। क्यों, क्योंकि बस भी रेस्ट में आ रही है। लेकिन अपने इनर्शिया के हिसाब से क्या देखा था, इनर्शिया क्या करता है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर वो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इसलिए जो आपका लोएस्ट पार्ट रहेगा ये क्या करेगा, ये जो रेस्ट में जो आ रही है इसको अपोज करेगा, जिसके कारण आपका जो फॉरवर्ड वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट रहेगा एब्डोमेन पार्ट के ऊपर वाला, वो कैसे जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कैसे जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये दो मैंने एग्जांपल दे दिए आपको इनर्शिया के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। अब यहाँ पर हम आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, इफ द नेट फोर्स, ये दिया हुआ है, इफ द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो द ऑब्जेक्ट विल एक्सीलरेट, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन इज द सेम एज दैट द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स,
The magnitude of acceleration is directly proportional to the net applied force and inversely proportional to the mass of an object. What the first law will say? First law states that if the force applied on an object is zero, ठीक है, द फोर्स दैट यू आर अप्लाइंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सेलरेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल नॉट एक्सेलरेट। यदि आपका फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में क्या है, सेम है, मतलब बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन का लंबे समय तक लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जब आपके फोर्स में चेंज आएगा, मतलब आपने फोर्स क्या करा, 5 न्यूटन से ले जाके 10 न्यूटन पे करा, उसका मैग्नीट्यूड को आपने इंक्रीज करा या फिर डिक्रीज करा, तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी के एक्सेलरेशन में चेंज आता है। सो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम, द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में आप नेट फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, और उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। ये क्या था, सेकंड लॉ था। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गाइस, अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ जस्ट, तो बने रहिए।